आज का वीडियो एक ऐसी किताब पर है जो आपको सोचने के हर पुराने तरीके को फिर से परखने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं फ्रीडरिश नीत्शे की आइकॉनिक किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल की। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी किताब है, इसका मतलब क्या है और हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के बैकग्राउंड की। फ्रीडरिश नीत्शे जर्मनी के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे। उनका जन्म 1844 में हुआ था और उन्होंने 19वीं सदी में ऐसे ऐसे आइडियाज लिखे जो आज भी लोगों को हिला देते हैं। नीत्शे उन लोगों में से थे जो सीधा और कटाक्ष के साथ बात करते थे। वो ट्रूथ को फेस करने से डरते नहीं थे। उन्होंने रिलीजन, मोरालिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी पर ऐसे सवाल उठाए जो पहले किसी ने नहीं पूछे थे। बियॉन्ड गुड एंड ईविल उनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक मानी जाती है। यह किताब 1886 में पब्लिश हुई थी। इसका नाम सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि यह सिर्फ अच्छाई और बुराई के बारे में है, लेकिन असल में यह उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाती है। नीत्शे इस किताब में कहते हैं कि जो चीजें हम गुड और ईविल मानते हैं वो हमेशा से वैसे नहीं थीं। समाज ने, धर्म ने और इतिहास ने हमें सिखाया है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन नीत्शे पूछते हैं, क्या आपने खुद कभी सोचा है कि ये वैल्यूज कहाँ से आईं? क्या वाकई ये यूनिवर्सल है या ये किसी एक समय एक कल्चर के हिसाब से बनाई गई थी? यानी ये किताब सिर्फ नैतिकता यानी मोरालिटी पर नहीं, बल्कि सोचने के तरीके पर सवाल करती है। नीत्शे कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को आजाद करना होगा, हमें फ्री स्पिरिट्स बनना होगा, मतलब जो डर या गिल्ट के बिना सोच सके, जो पुराने आइडियाज को चैलेंज कर सके। अब एक जरूरी बात, यह किताब थोड़ी कठिन लग सकती है। इसकी भाषा पोएटिक है, बहुत सारे शब्द डीप मीनिंग रखते हैं, लेकिन घबराइए मत। इस वीडियो सीरीज में हम हर चैप्टर को एकदम सरल भाषा में समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ कर आसानी से आपके सामने रखेंगे। आप चाहे फिलॉसफी में नए हों या पुराने, ये सफर आपको जरूर पसंद आएगा। नीत्शे की एक खास बात यह भी थी कि वो हमेशा ट्रूथ को खुलकर बोलते थे, चाहे वो समाज के बारे में हो, रिलीजन के बारे में या फिर खुद फिलॉसफी के बारे में। उन्होंने खुद फिलोसोफर्स की भी आलोचना की, कहा कि बहुत से दार्शनिक अपने हिडन बायसेस के साथ सोचते हैं, यानी वो सच नहीं, अपनी पसंद या डर के हिसाब से आइडियाज बनाते हैं। नीत्शे की फिलॉसफी को हम मॉडर्न थॉट की जड़ मान सकते हैं। उन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे मूवमेंट्स को रास्ता दिखाया। आज जो लोग फ्री थिंकिंग, इंडिपेंडेंट माइंड और इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, उनकी सोच पर नीत्शे का बड़ा असर है। अब बात करते हैं इस किताब की स्ट्रक्चर की। बियॉन्ड गुड एंड ईविल को नीत्शे ने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अंत में एक सुंदर सी पोएम दी है जिसे आफ्टर सॉन्ग कहा जाता है। इन 9 चैप्टर्स में वो अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि ट्रूथ क्या है, रिलीजन का रोल क्या है, मॉरल वैल्यूज कैसे बनी, स्कॉलर्स की क्या जिम्मेदारी है और नोबल इंसान कैसा होता है। हर चैप्टर एक नए टॉपिक की तरह है, लेकिन सबका आपस में डीप कनेक्शन है। नीत्शे आपको एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां आप अपनी पुरानी सोच पर खुद सवाल करने लगते हैं। इसलिए यह किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, यह सोचने की चीज है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह किताब हमारे लिए है? बिल्कुल है। अगर आप वो इंसान हैं जो चीजों को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप कभी कभी सोचते हैं कि जो समाज कहता है वो सही है या नहीं, अगर आप खुद की अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। हमारी इस वीडियो में हम हर चैप्टर को एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका रियल लाइफ से कनेक्शन निकालेंगे। आप हर चैप्टर के बाद खुद से जुड़े कुछ नए सवाल लेकर उठेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए एक अलग तरह की सोच, एक नई यात्रा और कुछ बोल्ड सवालों के लिए। फ्रीडरिश नीत्शे की किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल की प्रस्तावना यानी प्रीफेस इस किताब का दरवाजा है। यहां से नीत्शे हमें अपनी सोच की दुनिया में ले जाते हैं। वो इस हिस्से में बताते हैं
कि उनकी किताब क्यों लिखी गई और वो क्या कहना चाहते हैं। प्रीफेस में नीत्शे का लहजा तीखा और गहरा है। वो दर्शन, सच और इंसानी सोच की कमजोरियों पर सवाल उठाते हैं। इस सेक्शन में हम इस प्रस्तावना को सरल तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि नीत्शे ने अपने विचारों को कैसे पेश किया। नीत्शे प्रीफेस की शुरुआत में कहते हैं कि सत्य की खोज करना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि सत्य कुछ ऐसा है जो हमेशा से मौजूद है, लेकिन नीत्शे इससे सहमत नहीं है। वो मानते हैं कि सत्य अक्सर इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं। उदाहरण के लिए, हम मानते हैं कि कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ बुरी, लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि ये अच्छा बुरा किसने तय किया। उनके लिए ये सिर्फ इंसानी दिमाग का बनाया हुआ ढांचा है। वो चाहते हैं कि हम इन ढांचों को तोड़ें और सत्य को नए सिरे से देखें। इस हिस्से में नीत्शे दार्शनिकों पर भी निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर दार्शनिक सत्य की खोज करने का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में वो अपनी पुरानी मान्यताओं को ही सही ठहराते हैं। वो सवाल नहीं उठाते, बल्कि पुराने विचारों को और मजबूत करते हैं। नीत्शे इसे डॉगमेटिज्म कहते हैं, यानी अंधविश्वास। वो मानते हैं कि ऐसे दार्शनिक सत्य को नहीं, बल्कि अपने विश्वास को बचाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ये एक तरह की बेईमानी है। नीत्शे प्रीफेस में एक खास शब्द का जिक्र करते हैं, फ्री स्पिरिट। ये वो लोग हैं जो पुराने नियमों और विश्वासों से आजाद होते हैं। वो सवाल उठाते हैं, नई राह बनाते हैं और डरते नहीं हैं। नीत्शे कहते हैं कि उनकी किताब ऐसे ही फ्री स्पिरिट्स के लिए है। वो चाहते हैं कि रीडर्स उनकी बातों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उन पर गहराई से सोचें। वो हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी सोच को परखें और देखें कि क्या हम सचमुच आजाद हैं। एक और अहम बात जो नीत्शे यहां कहते हैं वो है दर्शन की हालत। वो मानते हैं कि उनके समय में दर्शन कमजोर हो गया था। दार्शनिक लोग सच्चाई की बजाय छोटी छोटी बातों में उलझ गए थे। नीत्शे इसे एक बीमारी की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि दर्शन को फिर से मजबूत करना होगा। इसके लिए हमें पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए सवाल उठाने होंगे। वो चाहते हैं कि दर्शन सिर्फ किताबों तक न रहे, बल्कि जिंदगी को बदलने की ताकत बने। प्रेफेस में नीत्शे धर्म पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म ने इंसानों की सोच को बहुत प्रभावित किया है। लोग धर्म के नियमों को बिना सोचे मान लेते हैं। नीत्शे के लिए ये एक तरह की गुलामी है। वो चाहते हैं कि लोग धर्म के नियमों पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या ये नियम सचमुच सही है। वो ये नहीं कहते कि धर्म गलत है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उसे आंख बंद करके न माने। नीत्शे का लेखन प्रेफेस में बहुत तीखा है। वो मजाक और तंज का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, वो दार्शनिकों को ऐसे लोग कहते हैं जो सपनों में जीते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग असल दुनिया से दूर अपनी बनाई दुनिया में खोए रहते हैं। उनका ये अंदाज हमें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर करता है। वो चाहते हैं कि हम उनके मजाक को समझें और उसमें छुपे गहरे सवालों को देखें। इस हिस्से में नीत्शे एक और बात पर जोर देते हैं, नैतिकता। वो कहते हैं कि हमारी नैतिकता यानी अच्छे बुरे के नियम हमेशा से नहीं थे। ये नियम इंसानों ने बनाए हैं। नीत्शे पूछते हैं कि क्या हम इन नियमों को हमेशा मानते रहेंगे या इन पर सवाल उठाएंगे। वो चाहते हैं कि हम नैतिकता को नए नजरिए से देखें और पूछें कि ये नियम हमें आजाद करते हैं या बांधते हैं। प्रेफेस में नीत्शे अपनी किताब का मकसद भी साफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो पुराने विचारों से थक चुके हैं। वो ऐसे रीडर्स को बुलाते हैं जो नया सोचने की हिम्मत रखते हैं। वो अपनी किताब को एक तरह का हथियार बताते हैं जो पुरानी सोच को तोड़ने के लिए है। वो चाहते हैं कि हम उनकी बातों से डरें नहीं, बल्कि उन्हें एक चुनौती की तरह लें। नीत्शे यहां एक कहानी का जिक्र भी करते हैं। वो कहते हैं कि सत्य की खोज एक लंबा सफर है। इस सफर में हमें कई बार गलत रास्तों पर जाना पड़ता है, लेकिन वो मानते हैं कि गलत रास्ते भी हमें कुछ सिखाते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस सफर से डरें नहीं, बल्कि हर कदम पर सीखें। उनके लिए सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें आसानी से मिल जाए। हमें उसे खोजना पड़ता है और इस खोज में हमें अपने आप को भी समझना पड़ता है।
प्रेफेस का आखिरी हिस्सा बहुत गहरा है। नीत्शे कहते हैं कि उनकी किताब एक नई शुरुआत है। वो चाहते हैं कि ये किताब दर्शन को फिर से जीवंत करे। वो अपने रीडर्स से कहते हैं कि वो उनकी बातों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। वो चाहते हैं कि हम उनकी किताब को एक नक्शे की तरह देखें जो हमें नई मंजिलों तक ले जाएगा। इस तरह प्रीफेस हमें नीत्शे की सोच का पहला स्वाद देता है। वो हमें बताते हैं कि उनकी किताब आसान नहीं होगी। ये हमें सोचने, सवाल उठाने और पुरानी मान्यताओं को तोड़ने की चुनौती देती है। वो हमें तैयार करते हैं कि हम उनकी किताब को खुले दिमाग से पढ़ें और उनके विचारों को गहराई से समझें। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ऑन द प्रेजुडिसेस ऑफ फिलोसोफर्स, नीत्शे की सबसे तीखी और गहरी सोच को सामने लाता है। इस चैप्टर में वो दार्शनिकों की कमजोरियों पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि दार्शनिक जो सत्य की खोज करने का दावा करते हैं अक्सर अपनी मान्यताओं के जाल में फंसे रहते हैं। नीत्शे इस चैप्टर में दर्शन की दुनिया को हिलाने की कोशिश करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सत्य को खोजना इतना आसान नहीं जितना दार्शनिक सोचते हैं। नीत्शे शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या दार्शनिक वाकई सत्य की खोज करते हैं? उनके मुताबिक ज्यादातर दार्शनिक सत्य को नहीं, बल्कि अपनी पुरानी मान्यताओं को बचाने की कोशिश करते हैं। वो इसे प्रेजुडिस कहते हैं, यानी पक्षपात। ये पक्षपात दार्शनिकों को सच्चाई से दूर रखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दार्शनिक पहले से मानता है कि दुनिया में एक खास तरह का नियम है, तो वो उसी नियम को सही साबित करने की कोशिश करता है। नीत्शे कहते हैं कि यह सत्य की खोज नहीं, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करना है। इस चैप्टर में नीत्शे एक और अहम बात कहते हैं। दार्शनिक अक्सर सवाल उठाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ सवाल उठाना गलत है, लेकिन नीत्शे का मानना है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है। वो कहते हैं कि दार्शनिकों को अपनी सोच को परखना चाहिए। अगर उनकी मान्यताएं गलत साबित होती हैं, तो उन्हें बदलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। उनके लिए सत्य की खोज एक जंग की तरह है, जिसमें डरने की कोई जगह नहीं। नीत्शे यहां ट्रूथ के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा से मौजूद हो। लोग सोचते हैं कि सत्य एकदम साफ और स्थिर होता है, लेकिन नीत्शे इससे सहमत नहीं। वो मानते हैं कि सत्य इंसान की सोच पर निर्भर करता है। अलग अलग लोग अलग अलग समय में सत्य को अपने तरीके से देखते हैं। उदाहरण के लिए, पहले लोग मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। वो उनके लिए सत्य था, लेकिन बाद में पता चला कि पृथ्वी गोल है। नीत्शे कहते हैं कि हमें सत्य को हमेशा परखते रहना चाहिए। इस चैप्टर में नीत्शे दार्शनिकों के लॉजिक पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि दार्शनिक सोचते हैं कि उनका तर्क यानी लॉजिक सत्य तक ले जाएगा, लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि क्या ये तर्क हमेशा सही होते हैं? वो मानते हैं कि तर्क भी इंसान की बनाई हुई चीज है। कई बार ये तर्क हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। वो चाहते हैं कि दार्शनिक अपने तर्कों पर भी सवाल उठाए और देखें कि क्या वो वाकई सही हैं। नीत्शे एक और बात पर जोर देते हैं। दार्शनिक अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। वो सोचते हैं कि सत्य की खोज सिर्फ दिमाग से होनी चाहिए, दिल से नहीं। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि यह गलत है। इंसान की भावनाएं, उसकी इच्छाएं और उसका जुनून भी सत्य की खोज में अहम है। वो मानते हैं कि दार्शनिकों को अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दार्शनिक किसी विचार से डरता है, तो उसे उस डर को समझना चाहिए, न कि उसे दबाना चाहिए। इस चैप्टर में नीत्शे मेटाफिजिक्स की भी बात करते हैं। मेटाफिजिक्स वो दर्शन है जो दुनिया के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। लेकिन नीत्शे को लगता है कि मेटाफिजिक्स में दार्शनिक अक्सर खो जाते हैं। वो ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो शायद असल में हैं ही नहीं। नीत्शे कहते हैं कि हमें ऐसी ख्याली बातों में नहीं उलझना चाहिए। इसके बजाय हमें असल दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नीत्शे यहां फ्री स्पिरिट की बात फिर से उठाते हैं। वो कहते हैं कि असली दार्शनिक वही है जो आजाद सोच रखता है। ऐसा दार्शनिक पुराने नियमों, धर्म या समाज के दबाव से नहीं डरता।
वो हर चीज पर सवाल उठाता है और नई राह बनाता है। नीत्शे मानते हैं कि ऐसे दार्शनिक बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग पुरानी सोच में ही फंसे रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ऐसे फ्री स्पिरिट बने। इस चैप्टर में नीत्शे एक खास दार्शनिक प्लेटो की भी बात करते हैं। प्लेटो का मानना था कि सत्य एक ऐसी दुनिया में है जो हमारी दुनिया से अलग है। नीत्शे इससे सहमत नहीं। वो कहते हैं कि सत्य हमारी दुनिया में ही है, हमें उसे यहां खोजना चाहिए, न कि किसी दूसरी दुनिया में। वो प्लेटो जैसे दार्शनिकों को सपने देखने वाला कहते हैं। उनके लिए सत्य की खोज असल जिंदगी में होनी चाहिए। नीत्शे इस चैप्टर में साइंस पर भी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वो भी सत्य की पूरी तस्वीर नहीं देता। विज्ञान हमें दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि हमें कैसे जीना चाहिए। नीत्शे मानते हैं कि सत्य की खोज सिर्फ विज्ञान से नहीं, बल्कि दर्शन, कला और भावनाओं से भी होनी चाहिए। आखिर में नीत्शे इस चैप्टर को एक चुनौती के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि सत्य की खोज आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत और सवाल उठाने की हिम्मत चाहिए। वो चाहते हैं कि हम दार्शनिकों की गलतियों से सीखें। हमें उनकी तरह पक्षपात में नहीं फंसना चाहिए। हमें हर चीज को नए सिरे से देखना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि सत्य की खोज एक लंबा और मुश्किल सफर है, लेकिन ये सफर हमें बेहतर इंसान बनाता है। इस तरह ये चैप्टर हमें नीत्शे की सोच का पहला बड़ा झटका देता है। वो हमें सिखाते हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जो आसानी से मिल जाए। हमें उसे खोजना पड़ता है, और इस खोज में हमें अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ सकता है। ये चैप्टर हमें तैयार करता है कि हम किताब के बाकी हिस्सों को खुले दिमाग से पढ़ें। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का दूसरा चैप्टर द फ्री स्पिरिट नीत्शे की सोच का एक खास हिस्सा है। यहां वो उस इंसान की बात करते हैं जिसे वो फ्री स्पिरिट कहते हैं। ये वो लोग हैं जो पुराने नियमों, विश्वासों और समाज के दबाव से आजाद होते हैं। नीत्शे का मानना है कि ऐसे लोग ही सच्चाई की खोज कर सकते हैं और दुनिया को नए तरीके से देख सकते हैं। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि फ्री स्पिरिट बनना क्या होता है और ये इतना मुश्किल क्यों है। नीत्शे इस चैप्टर की शुरुआत में कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सोच में जकड़े हुए हैं। समाज, धर्म और परंपराएं हमें बताती हैं कि क्या सोचना है और क्या करना है, लेकिन फ्री स्पिरिट ऐसा इंसान है जो इन सब से ऊपर उठता है। वो हर चीज को अपने दिमाग से परखता है। उदाहरण के लिए, अगर समाज कहता है कि कुछ करना गलत है, तो फ्री स्पिरिट पूछता है कि यह गलत क्यों है। वो सिर्फ दूसरों की बात नहीं मानता, बल्कि खुद की राह बनाता है। इस चैप्टर में नीत्शे बताते हैं कि फ्री स्पिरिट बनना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लोग अक्सर आजाद सोच से डरते हैं क्योंकि ये उन्हें अकेला कर सकती है। जब आप समाज के नियमों को तोड़ते हैं तो लोग आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन नीत्शे कहते हैं कि ये अकेलापन ही फ्री स्पिरिट की ताकत है। वो इस अकेलेपन में अपनी असली ताकत और सच्चाई को खोजता है। नीत्शे यहां एक और अहम बात कहते हैं। फ्री स्पिरिट कोई ऐसा इंसान नहीं जो सब कुछ नकार देता है। वो सिर्फ नकारने के लिए नकारता नहीं, बल्कि वो हर चीज को गहराई से समझता है और फिर तय करता है कि क्या सही है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुराना विश्वास है तो फ्री स्पिरिट उसे फेंकता नहीं। वो पहले उस विश्वास को समझता है, उसकी जड़ों तक जाता है और फिर तय करता है कि उसे रखना है या छोड़ना। नीत्शे के लिए यह समझदारी ही फ्री स्पिरिट की खासियत है। इस चैप्टर में नीत्शे ज्ञान के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग ज्ञान को एक ऐसी चीज समझते हैं जो किताबों में मिलती है, लेकिन फ्री स्पिरिट के लिए ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं। वो अपनी जिंदगी, अपने अनुभव और अपनी सोच से ज्ञान इकट्ठा करता है। नीत्शे मानते हैं कि असली ज्ञान वही है जो हमें आजाद करता है। अगर ज्ञान हमें पुराने विश्वासों में जकड़ दे तो वो बेकार है। नीत्शे इस हिस्से में दार्शनिकों पर भी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि कई दार्शनिक फ्री स्पिरिट होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वो पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पाते।
वो नए सवाल उठाने से डरते हैं। नीत्शे ऐसे दार्शनिकों को आलसी कहते हैं। वो चाहते हैं कि दार्शनिक अपनी सोच को बार बार परखें और अगर जरूरी हो तो उसे बदलें। उनके लिए फ्री स्पिरिट वही है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है। इस चैप्टर में नीत्शे मोरालिटी यानी नैतिकता की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज की नैतिकता अक्सर हमें बांध देती है। लोग सोचते हैं कि नैतिक नियम हमेशा सही होते हैं, लेकिन फ्री स्पिरिट इन नियमों पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि ये नियम कहां से आए और क्या ये वाकई सही है। नीत्शे मानते हैं कि फ्री स्पिरिट अपनी नैतिकता खुद बनाता है। वो दूसरों के बनाए नियमों को आंख बंद करके नहीं मानता। नीत्शे यहां एक और गहरी बात कहते हैं। फ्री स्पिरिट हमेशा बदलता रहता है। वो एक जगह रुकता नहीं। जैसे नदी बहती है वैसे ही फ्री स्पिरिट की सोच भी बहती है। वो एक विचार को पकड़कर नहीं बैठता। अगर उसे लगता है कि उसका पुराना विचार गलत था तो वो उसे छोड़ देता है। नीत्शे के लिए ये लचीलापन फ्री स्पिरिट की सबसे बड़ी ताकत है। वो चाहते हैं कि हम भी अपनी सोच को लचीला रखें। इस चैप्टर में नीत्शे सोसाइटी यानी समाज पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि समाज हमें एक ढांचे में ढालना चाहता है। वो हमें बताता है कि क्या सोचना है, क्या करना है, लेकिन फ्री स्पिरिट इस ढांचे को तोड़ता है। वो समाज के दबाव से डरता नहीं। उदाहरण के लिए, अगर समाज कहता है कि शादी करना जरूरी है, तो फ्री स्पिरिट पूछता है कि क्या ये मेरे लिए सही है। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता है। नीत्शे इस हिस्से में आर्ट यानी कला की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्री स्पिरिट कला से बहुत कुछ सीखता है। कला उसे नई सोच देती है। फ्री स्पिरिट कला को एक तरह का दर्शन मानता है। वो कला में सच्चाई और सुंदरता खोजता है। नीत्शे मानते हैं कि कला हमें वो दिखाती है जो हमारी आंखों से छुपा रहता है। आखिर में नीत्शे इस चैप्टर को एक उम्मीद के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि फ्री स्पिरिट भविष्य की आशा है। वो मानते हैं कि आने वाले समय में ऐसे लोग बढ़ेंगे जो आजाद सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब फ्री स्पिरिट बनने की कोशिश करें। वो हमें सिखाते हैं कि आजादी सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि दिमाग की होती है। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई आजाद हैं। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का तीसरा चैप्टर द रिलीजियस मूड नीत्शे की सोच का एक और गहरा हिस्सा है। यहां वो धर्म और उससे जुड़ी इंसानी भावनाओं पर बात करते हैं। नीत्शे का मानना है कि धर्म ने इंसान की सोच और जिंदगी को बहुत प्रभावित किया है। इस चैप्टर में वो धर्म की ताकत, उसकी कमजोरियों और इंसान के मन पर इसके असर को समझाते हैं। वो धर्म को सिर्फ नियमों के रूप में नहीं बल्कि एक मनोदशा यानी मूड के रूप में देखते हैं। नीत्शे इस चैप्टर में कहते हैं कि धर्म इंसान के लिए सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि एक गहरी भावना है। लोग धर्म को मानते हैं क्योंकि ये उन्हें सुकून देता है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो धर्म इंसान को सहारा देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बीमार होता है या उसे डर लगता है तो वो भगवान की प्रार्थना करता है। नीत्शे मानते हैं कि ये भावना इंसान की जरूरत है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमें इस भावना को समझना चाहिए, न कि उसे बिना सोचे मान लेना चाहिए। इस चैप्टर में नीत्शे धर्म के पीछे की मनोदशा पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि लोग धर्म को क्यों मानते हैं। उनके मुताबिक धर्म का आधार अक्सर डर और उम्मीद होता है। लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने धर्म के नियम नहीं माने तो कुछ बुरा होगा। साथ ही वो उम्मीद करते हैं कि धर्म उन्हें बेहतर जिंदगी देगा। नीत्शे कहते हैं कि ये डर और उम्मीद इंसान को कमजोर बनाते हैं। वो चाहते हैं कि हम इन भावनाओं को गहराई से देखें और पूछें कि क्या ये हमें आजाद करते हैं। नीत्शे यहां धर्म के नियमों पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म के नियम इंसान ने बनाए हैं। ये नियम हर समाज और समय में अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, एक धर्म कहता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, जबकि दूसरा धर्म इसे सही मानता है। नीत्शे पूछते हैं कि अगर ये नियम इंसान ने बनाए तो क्या ये हमेशा सही है।
वो मानते हैं कि हमें इन नियमों पर सवाल उठाना चाहिए। उनके लिए धर्म के नियमों को आंख बंद करके मानना एक तरह की गुलामी है। इस चैप्टर में नीत्शे फेथ यानी विश्वास की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास इंसान के लिए ताकतवर हो सकता है, लेकिन ये उसे अंधा भी कर सकता है। जब लोग किसी चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो वो सवाल उठाना बंद कर देते हैं। नीत्शे के लिए ये खतरनाक है। वो चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को परखें। अगर हमारा विश्वास सवालों से डरता है तो वो कमजोर है। असली विश्वास वही है जो सवालों का सामना कर सके। नीत्शे इस हिस्से में धर्म और नैतिकता के रिश्ते पर भी विचार करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म ने इंसान की नैतिकता को बहुत प्रभावित किया है। धर्म हमें बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि क्या ये नैतिकता हमेशा सही है। वो मानते हैं कि धर्म की नैतिकता अक्सर इंसान को दबाती है। उदाहरण के लिए कई धर्म कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को दबाना अच्छा है। नीत्शे कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को समझना चाहिए, न कि उन्हें दबाना चाहिए। इस चैप्टर में नीत्शे सफरिंग यानी दुख की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म अक्सर दुख को समझाने की कोशिश करता है। लोग मानते हैं कि दुख भगवान की मर्जी है या पिछले कर्मों का फल है, लेकिन नीत्शे इससे सहमत नहीं। वो कहते हैं कि दुख जिंदगी का हिस्सा है। हमें इसे समझना चाहिए, न कि इसे भगवान से जोड़ना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम दुख से डरें नहीं, बल्कि उसे एक मौका समझें जो हमें मजबूत बनाता है। नीत्शे यहां धर्म के इतिहास पर भी नजर डालते हैं। वो कहते हैं कि धर्म समय के साथ बदला है। पहले लोग प्रकृति की ताकतों को पूजते थे, बाद में बड़े बड़े धर्म बने, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। नीत्शे मानते हैं कि हर धर्म अपनी समय की जरूरतों के हिसाब से बना। वो पूछते हैं कि अगर धर्म समय के साथ बदल सकता है तो क्या हमें इसे हमेशा मानना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम धर्म को आज के समय के हिसाब से परखें। इस चैप्टर में नीत्शे प्रीस्ट्स यानी धर्म के गुरुओं पर भी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म गुरु अक्सर अपनी ताकत बनाए रखने के लिए डर और विश्वास का इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को सिखाते हैं कि नियम तोड़ने से बुरा होगा। नीत्शे के लिए ये एक तरह का नियंत्रण है। वो चाहते हैं कि हम धर्म गुरुओं की बातों को बिना सोचे न माने। हमें उनकी बातों को अपने दिमाग से परखना चाहिए। नीत्शे इस हिस्से में स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं। फ्री स्पिरिट वो इंसान है जो अपनी आध्यात्मिकता को खुद खोजता है। उसे मंदिर, मस्जिद या गुरु की जरूरत नहीं। वो अपनी जिंदगी और अनुभवों से आध्यात्मिकता को समझता है। नीत्शे मानते हैं कि असली आध्यात्मिकता हमें आजाद करती है, न कि हमें बांधती है। आखिर में नीत्शे इस चैप्टर को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम धर्म की मनोदशा से बाहर निकल सकते हैं। वो मानते हैं कि धर्म ने इंसान को बहुत कुछ दिया, लेकिन इसने उसे जकड़ा भी। वो चाहते हैं कि हम धर्म को एक नए नजरिए से देखें। हमें उसकी अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, लेकिन उसकी कमजोरियों को भी समझना चाहिए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि धर्म सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जो हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती है। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का चौथा चैप्टर मैक्सिम्स एंड इंटरल्यूड्स बाकी चैप्टर्स से बिल्कुल अलग है। यहां नीत्शे लंबी लंबी बातों के बजाय छोटी छोटी सूक्तियां यानी एफोरिज्म्स लिखते हैं। ये सूक्तियां छोटे, तीखे और गहरे विचार हैं जो दिमाग को झकझोर देते हैं। इस चैप्टर में 188 छोटे छोटे हिस्से हैं जो अलग अलग विषयों पर हैं, जैसे नैतिकता, इंसानी स्वभाव, समाज और सत्य। नीत्शे यहां अपने विचारों को सीधे और मजेदार तरीके से पेश करते हैं। इस चैप्टर की खास बात यह है कि हर सूक्ति अपने आप में पूरी है। ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, बल्कि अलग अलग दिशाओं में सोचने को मजबूर करती हैं। नीत्शे का मकसद है कि रीडर्स हर सूक्ति पर रुके, उस पर गहराई से सोचे
और उसे अपनी जिंदगी से जोड़ें। उदाहरण के लिए, एक सूक्ति में वो कहते हैं कि लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। ये छोटा सा विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सचमुच सच सुनने को तैयार हैं। नीचे इस चैप्टर में इंसानी स्वभाव पर बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता है। लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से डर और शक से भरे होते हैं। एक सूक्ति में वो लिखते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर अपने आप को जानने का होता है। उनके मुताबिक हम अपनी गलतियों और कमजोरियों से भागते हैं। वो चाहते हैं कि हम इनका सामना करें क्योंकि यही हमें मजबूत बनाता है। नैतिकता यानी मोरालिटी इस चैप्टर का एक बड़ा विषय है। नीचे कई सूक्तियों में अच्छे बुरे के नियमों पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज़ एक समाज में अच्छी मानी जाती है वो दूसरे समाज में गलत हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक जगह वो लिखते हैं कि दया करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार दया कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर बनाती है। वो पूछते हैं कि क्या हर बार दया करना सही है? उनकी ये बात हमें नैतिकता को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती है। नीचे इस चैप्टर में औरतों और मर्दों के रिश्तों पर भी टिप्पणी करते हैं। उनकी कुछ सूक्तियां आज के समय में विवादास्पद लग सकती हैं। वो कहते हैं कि औरतें और मर्द अलग अलग तरह से सोचते हैं और ये अंतर उनकी ताकत है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि समाज ने औरतों को एक खास ढांचे में बांध दिया है। नीचे का मानना है कि असली ताकत तब आएगी जब लोग इन ढांचों को तोड़ेंगे। उनकी बातें उस समय के समाज को ध्यान में रखकर लिखी गई थीं, लेकिन वो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। इस चैप्टर में नीचे पावर यानी ताकत की बात भी करते हैं। वो मानते हैं कि हर इंसान में ताकत की चाहत होती है। एक सूक्ति में वो कहते हैं कि लोग ताकत को बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, जैसे पैसा या रुतबा, लेकिन असली ताकत अंदर से आती है। वो चाहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं और जुनून को समझें। उनके लिए ताकत का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि अपने आप पर काबू पाना है। नीचे इस चैप्टर में मजाक और तंज का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। एक सूक्ति में वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं। उनका ये मजाक हमें हंसाता है, लेकिन साथ ही हमें अपनी सोच पर सवाल उठाने के लिए भी मजबूर करता है। वो चाहते हैं कि हम दूसरों की देखा देखी न करें, बल्कि अपनी राह बनाएं। इस चैप्टर में नीचे ट्रूथ यानी सत्य पर भी कई बार बात करते हैं। वो कहते हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जो सबके लिए एक जैसी हो। हर इंसान का सत्य अलग होता है। एक सूक्ति में वो लिखते हैं कि सत्य ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि ये अक्सर हमें परेशान करता है। वो मानते हैं कि सत्य की खोज में हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना पड़ सकता है। ये विचार हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। नीचे इस चैप्टर में कला और सुंदरता की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कला इंसान को वो दिखाती है जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख पाता। एक सूक्ति में वो लिखते हैं कि सुंदरता हमें जिंदगी की गहराई समझाती है। उनके लिए कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह का दर्शन है। वो चाहते हैं कि हम कला को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उसमें छुपे विचारों को समझें। इस चैप्टर की कई सूक्तियां धर्म पर भी हैं। नीचे कहते हैं कि धर्म ने इंसान को सुकून दिया, लेकिन इसने उसे जकड़ भी लिया। एक सूक्ति में वो लिखते हैं कि लोग भगवान को मानते हैं क्योंकि वो अकेलेपन से डरते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम बिना धर्म के भी मजबूत रह सकते हैं। उनकी ये बात हमें धर्म को नए तरीके से देखने के लिए मजबूर करती है। आखिर में नीचे इस चैप्टर को एक खुली चुनौती की तरह पेश करते हैं। उनकी हर सूक्ति हमें सोचने के लिए एक नया रास्ता देती है। वो चाहते हैं कि हम इन सूक्तियों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब छोटी छोटी बातों में भी छुपा हो सकता है। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का 5वां चैप्टर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मॉरल्स
नीचे की सोच का एक और गहरा हिस्सा है। यहाँ वो नैतिकता यानी मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। वो पूछते हैं कि अच्छे बुरे के नियम कहाँ से आए और इंसान ने इन्हें क्यों बनाया। नीचे का मानना है कि नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा से थी। ये इंसान की बनाई हुई है और समय के साथ बदलती रहती है। इस चैप्टर में वो नैतिकता के इतिहास और इसके पीछे की वजहों को समझाते हैं। नीचे कहते हैं कि नैतिकता का जन्म इंसान की जरूरतों से हुआ। हर समाज ने अपने लिए नियम बनाए ताकि लोग साथ रह सकें। उदाहरण के लिए, चोरी न करना एक नैतिक नियम है, क्योंकि अगर सब चोरी करने लगे तो समाज टूट जाएगा। लेकिन नीचे पूछते हैं कि क्या ये नियम हमेशा सही हैं? वो मानते हैं कि अलग अलग समाजों में अलग अलग नियम होते हैं। जो एक जगह सही है वो दूसरी जगह गलत हो सकता है। इससे पता चलता है कि नैतिकता कोई स्थिर चीज नहीं। इस चैप्टर में नीचे नैतिकता के पीछे की भावनाओं पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कई बार नैतिक नियम डर से बनते हैं। लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने नियम तोड़े तो समाज उन्हें सजा देगा। इसके अलावा लोग दूसरों की तारीफ पाने के लिए भी नैतिक नियम मानते हैं। उदाहरण के लिए, कोई दान इसलिए देता है ताकि लोग उसे अच्छा कहें। नीचे के लिए ये भावनाएं नैतिकता की जड़ में हैं। वो चाहते हैं कि हम इन भावनाओं को समझें। नीचे यहां पावर यानी ताकत की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि नैतिकता अक्सर उन लोगों ने बनाई जो ताकतवर थे। ताकतवर लोग अपने फायदे के लिए नियम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, पुराने जमाने में राजा और धर्मगुरु नियम बनाते थे ताकि लोग उनकी बात मानें। नीचे मानते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि नैतिकता हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। कई बार ये ताकतवर लोगों के हित में होती है। इस चैप्टर में नीत्शे धर्म और नैतिकता के रिश्ते पर भी विचार करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म ने नैतिकता को बहुत प्रभावित किया। कई धर्म सिखाते हैं कि कुछ काम करना पाप है और कुछ करना पुण्य। लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि ये नियम किसने बनाए। वो मानते हैं कि धर्म के नियम इंसान की बनाई हुई कहानियां हैं। वो चाहते हैं कि हम इन नियमों को अपने दिमाग से परखें और देखें कि क्या ये हमारे लिए सही है। नीत्शे इस हिस्से में गिल्ट यानी अपराध बोध की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि नैतिकता ने इंसान को गिल्ट सिखाया। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने नियम तोड़ा तो वो बुरे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी इच्छाओं को मानता है तो उसे लगता है कि उसने गलत किया। नीत्शे के लिए ये गिल्ट इंसान को कमजोर बनाता है। वो चाहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को समझें और उनसे डरें नहीं। इस चैप्टर में नीत्शे नैतिकता के बदलाव पर भी नजर डालते हैं। वो कहते हैं कि समय के साथ नैतिकता बदली है। पहले लोग हिंसा को सही मानते थे, जैसे युद्ध में दुश्मन को मारना, लेकिन आज हम शांति को ज्यादा अहमियत देते हैं। नीत्शे मानते हैं कि यह बदलाव दिखाता है कि नैतिकता कोई स्थिर चीज नहीं। वो पूछते हैं कि क्या हम आज की नैतिकता को भी भविष्य में बदल सकते हैं। नीत्शे यहां हर्ड मेंटालिटी यानी झुंड की सोच की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग समाज के नियमों को बिना सोचे मान लेते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते। लेकिन नीत्शे के लिए ये सोच इंसान को कमजोर बनाती है। वो चाहते हैं कि हम फ्री स्पिरिट की तरह सोचें और अपने नियम खुद बनाएं। उनके मुताबिक असली नैतिकता वही है जो इंसान अपनी समझ से बनाता है। इस चैप्टर में नीत्शे वर्च्यू यानी गुण की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज कुछ गुणों को बहुत ऊंचा मानता है, जैसे दया और ईमानदारी। लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि क्या ये गुण हमेशा अच्छे हैं। वो मानते हैं कि कई बार ये गुण इंसान को कमजोर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमेशा दूसरों की मदद करता है तो वो अपनी जरूरतों को भूल सकता है। नीत्शे चाहते हैं कि हम गुणों को नए नजरिए से देखें। नीत्शे इस हिस्से में नैतिकता और इंसान की प्रकृति पर भी विचार करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। नैतिकता ने इंसान को सिखाया कि वो अपनी बुराई को दबाए, लेकिन नीत्शे मानते हैं कि हमें अपनी पूरी प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें।
उनके लिए असली नैतिकता वही है जो इंसान को मजबूत बनाए। आखिर में नीत्शे इस चैप्टर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम ऐसी नैतिकता बना सकते हैं जो हमें आजाद करे। वो मानते हैं कि पुरानी नैतिकता ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इसने उसे जकड़ा भी। वो चाहते हैं कि हम नैतिकता का नया इतिहास लिखें। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं जो भगवान ने दी। ये इंसान की बनाई हुई है और हम इसे बदल सकते हैं। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का छठा चैप्टर वी स्कॉलर्स नीत्शे की विद्वानों और दार्शनिकों पर तीखी टिप्पणी है। यहां वो उन लोगों की बात करते हैं जो खुद को विद्वान यानी स्कॉलर कहते हैं। नीत्शे का मानना है कि ज्यादातर विद्वान सच्चाई की खोज करने के बजाय पुरानी सोच में फंसे रहते हैं। वो इस चैप्टर में विद्वानों की कमजोरियों, उनकी सीमाओं और सच्चे दर्शन की जरूरत पर बात करते हैं। नीत्शे कहते हैं कि विद्वान लोग अक्सर अपनी किताबों और विचारों में खोए रहते हैं। वो दुनिया को किताबों के जरिए देखते हैं, न कि अपनी आंखों से। उनके मुताबिक ये एक बड़ी कमी है। उदाहरण के लिए, कोई विद्वान नैतिकता पर किताबें पढ़ता है, लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि ये नियम उसकी जिंदगी में कैसे लागू होते हैं। नीत्शे मानते हैं कि असली विद्वान वही है जो अपनी सोच को जिंदगी से जोड़े। इस चैप्टर में नीत्शे विद्वानों की ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। कई विद्वान दावा करते हैं कि वो निष्पक्ष होकर सत्य की खोज करते हैं, लेकिन नीत्शे कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं। हर इंसान की अपनी भावनाएं, इच्छाएं और विश्वास होते हैं। ये चीजें उसकी सोच को प्रभावित करती हैं। नीत्शे के लिए निष्पक्षता का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। वो चाहते हैं कि विद्वान अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। नीत्शे यहां विद्वानों और फ्री स्पिरिट की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर विद्वान फ्री स्पिरिट नहीं होते। वो पुराने विचारों और नियमों से बंधे रहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई विद्वान किसी पुराने दार्शनिक की बात को सही मान लेता है और उस पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन फ्री स्पिरिट हर चीज को परखता है। नीत्शे मानते हैं कि असली विद्वान वही है जो आजाद सोच रखता है और नई राह बनाता है। इस चैप्टर में नीत्शे साइंस यानी विज्ञान पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कई विद्वान विज्ञान को सत्य का रास्ता मानते हैं, लेकिन नीत्शे इससे सहमत नहीं। वो मानते हैं कि विज्ञान हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन यह सत्य की पूरी तस्वीर नहीं देता। उदाहरण के लिए, विज्ञान हमें बता सकता है कि सूरज कैसे काम करता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि जिंदगी का मकसद क्या है। नीत्शे चाहते हैं कि विद्वान विज्ञान के साथ साथ दर्शन और कला को भी अहमियत दें। नीत्शे इस हिस्से में विद्वानों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि कई विद्वान छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। वो बड़े सवालों से बचते हैं क्योंकि ये सवाल उन्हें परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई विद्वान किसी पुराने ग्रंथ के एक शब्द का मतलब निकालने में सालों बिता देता है, लेकिन वो कभी नहीं पूछता कि उस ग्रंथ का आज के समय में क्या मतलब है। नीत्शे के लिए यह समय की बर्बादी है। वो चाहते हैं कि विद्वान बड़े और गहरे सवालों का सामना करें। इस चैप्टर में नीत्शे फिलॉसफी यानी दर्शन की हालत पर भी विचार करते हैं। वो कहते हैं कि उनके समय में दर्शन कमजोर हो गया था। विद्वान लोग दर्शन को सिर्फ किताबों तक सीमित कर चुके थे। नीत्शे मानते हैं कि दर्शन को जिंदगी से जोड़ा जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि दर्शन सिर्फ विचारों का खेल न रहे, बल्कि इंसान को बेहतर बनाने में मदद करे। उनके लिए असली दार्शनिक वही है जो अपनी सोच से दुनिया को बदल दे। नीत्शे यहां विद्वानों के अहंकार पर भी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि कई विद्वान सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा समझदार है। वो दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करते। नीत्शे के लिए यह अहंकार विद्वान की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो मानते हैं कि असली विद्वान वही है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। वो चाहते हैं कि विद्वान अपनी गलतियों को स्वीकार करें और नया सीखें।
इस चैप्टर में नीत्शे ट्रूथ यानी सत्य की खोज पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जो आसानी से मिल जाए। विद्वान अक्सर सोचते हैं कि उनके पास सत्य है, लेकिन नीत्शे मानते हैं कि सत्य हमेशा बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर नहीं घूमती, लेकिन बाद में यह सत्य बदल गया। नीत्शे चाहते हैं कि विद्वान सत्य को खुली सोच से देखें। नीत्शे इस हिस्से में आर्ट यानी कला की अहमियत की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कला विद्वान को नई सोच दे सकती है। कला हमें वो दिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, एक कविता या चित्र हमें जिंदगी के गहरे सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। नीत्शे मानते हैं कि असली विद्वान वही है जो कला से सीखता है। आखिर में नीत्शे इस चैप्टर को एक चुनौती के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि विद्वानों को अपनी सोच को बदलना होगा। उन्हें पुरानी किताबों और नियमों से बाहर निकलना होगा। वो चाहते हैं कि विद्वान फ्री स्पिरिट की तरह सोचें और सत्य की खोज में डरे नहीं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि विद्वान होने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि जिंदगी को गहराई से समझना है। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का 7वां चैप्टर आवर वर्च्यूज नीत्शे की नैतिकता और इंसानी गुणों पर गहरी सोच को दर्शाता है। यहां वो उन गुणों यानी वर्च्यूज की बात करते हैं जिन्हें समाज अच्छा मानता है, जैसे दया, ईमानदारी और नम्रता। नीत्शे पूछते हैं कि क्या ये गुण वाकई हमेशा अच्छे हैं। वो इन गुणों की जड़ों तक जाते हैं और दिखाते हैं कि ये अक्सर इंसान की कमजोरियों से पैदा होते हैं। इस चैप्टर में वो हमें अपने गुणों को नए नजरिए से देखने की चुनौती देते हैं। नीत्शे कहते हैं कि समाज कुछ गुणों को बहुत ऊंचा मानता है। उदाहरण के लिए, दया को हर जगह अच्छा कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि दूसरों की मदद करना हमेशा सही है, लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि क्या दया हमेशा फायदेमंद होती है। वो मानते हैं कि कई बार दया कमजोर लोगों को और कमजोर बनाती है। अगर हम किसी की हमेशा मदद करते हैं तो वो खुद मजबूत बनना सीखता ही नहीं। नीत्शे के लिए असली गुण वो है जो इंसान को मजबूत बनाए, न कि उसे कमजोर करे। इस चैप्टर में नीत्शे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी पर भी बात करते हैं। समाज ईमानदारी को बहुत बड़ा गुण मानता है, लेकिन नीत्शे कहते हैं कि कई बार ईमानदारी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सच बोलकर अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है, तो क्या वो सच बोलना सही था? नीत्शे मानते हैं कि हमें हर गुण को परखना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम सोचें कि क्या ये गुण हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। नीत्शे यहां पिटी यानी करुणा की भी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि करुणा को अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके पीछे अक्सर इंसान का अहंकार होता है। जब हम किसी पर करुणा दिखाते हैं तो हमें लगता है कि हम उससे बेहतर हैं। नीत्शे के लिए ये एक तरह की कमजोरी है। वो चाहते हैं कि हम करुणा के बजाय दूसरों की ताकत को बढ़ावा दें। उनके मुताबिक असली मदद वो है जो किसी को खुद पर भरोसा करना सिखाए। इस चैप्टर में नीत्शे सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता पर भी सवाल उठाते हैं। समाज सिखाता है कि दूसरों के लिए जीना अच्छा है, लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि क्या यह हमेशा सही है। वो मानते हैं कि कई बार लोग निस्वार्थता का दिखावा करते हैं ताकि समाज उनकी तारीफ करे। उदाहरण के लिए, कोई बड़ा दान देता है, लेकिन उसे सिर्फ नाम चाहिए। नीत्शे कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को स्वीकार करना चाहिए। उनके लिए असली गुण वो है जो हमें अपनी ताकत दे। नीत्शे इस हिस्से में गुणों के इतिहास पर भी नजर डालते हैं। वो कहते हैं कि गुण समय के साथ बदलते हैं। पहले लोग ताकत और हिम्मत को बड़ा गुण मानते थे, जैसे योद्धा का साहस, लेकिन बाद में धर्म और समाज ने नम्रता और दया को ज्यादा अहमियत दी। नीत्शे मानते हैं कि यह बदलाव समाज की जरूरतों पर निर्भर करता है। वो पूछते हैं कि क्या हम आज के गुणों को भी बदल सकते हैं। इस चैप्टर में नीत्शे मोरालिटी
यानी नैतिकता और गुणों के रिश्ते पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि नैतिकता ने हमें कुछ गुण सिखाए, लेकिन इन गुणों ने हमें जकड़ा भी। उदाहरण के लिए समाज सिखाता है कि गुस्सा बुरा है, लेकिन नीत्शे कहते हैं कि गुस्सा इंसान की ताकत का हिस्सा हो सकता है। वो चाहते हैं कि हम अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें समझें। उनके लिए असली गुण वो है जो हमें पूरा इंसान बनाए। नीत्शे यहां फ्री स्पिरिट की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि फ्री स्पिरिट अपने गुण खुद चुनता है। वो समाज के बनाए गुणों को आंख बंद करके नहीं मानता। उदाहरण के लिए, अगर समाज कहता है कि विनम्रता अच्छी है, तो फ्री स्पिरिट पूछता है कि क्या यह मेरे लिए सही है। नीत्शे मानते हैं कि असली गुण वो हैं जो हमारी जिंदगी को मजबूत और बेहतर बनाएं। वो चाहते हैं कि हम अपने गुणों को अपनी समझ से बनाएं। इस चैप्टर में नीत्शे ताकत को एक बड़ा गुण मानते हैं, लेकिन उनकी ताकत का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं। वो कहते हैं कि असली ताकत अपने आप पर काबू पाने में है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने डर को जीत लेता है तो वो ताकतवर है। नीत्शे के लिए ये ताकत हर इंसान में होती है, लेकिन हमें इसे खोजना पड़ता है। वो चाहते हैं कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें। नीत्शे इस हिस्से में समाज के दबाव पर भी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि समाज हमें कुछ खास गुण अपनाने के लिए मजबूर करता है। अगर हम इन गुणों को नहीं मानते तो समाज हमें गलत कहता है। लेकिन नीत्शे मानते हैं कि हमें समाज के दबाव से डरना नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अपने गुण खुद चुनें। उनके लिए असली गुण वो है जो हमें आज़ादी दे। आखिर में नीत्शे इस चैप्टर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम नई तरह के गुण बना सकते हैं। वो मानते हैं कि पुराने गुणों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब समय है कि हम नया सोचें। वो चाहते हैं कि हम ऐसे गुण अपनाएं जो हमें मजबूत, आजाद और सच्चा इंसान बनाए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि गुण कोई ऐसी चीज नहीं जो समाज ने हमें दी। हमें अपने गुण खुद खोजने और बनाने हैं। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का 8वां चैप्टर पीपल्स एंड फादरलैंड्स नीत्शे की राष्ट्रीयता, संस्कृति और लोगों की पहचान पर गहरी टिप्पणी है। यहाँ वो देश, समाज और लोगों के बीच के रिश्तों की बात करते हैं। नीत्शे का मानना है कि राष्ट्रीयता और मातृभूमि से जुड़ी भावनाएं इंसान की सोच को बहुत प्रभावित करती हैं, लेकिन ये भावनाएं अक्सर हमें सीमित भी करती हैं। इस चैप्टर में वो यूरोप के अलग अलग देशों, उनकी खासियतों और राष्ट्रीयता के विचार पर बात करते हैं। नीत्शे कहते हैं कि हर देश की अपनी खास पहचान होती है। उदाहरण के लिए, जर्मन लोग अनुशासन और गहरी सोच के लिए जाने जाते हैं, जबकि फ्रांसीसी लोग कला और सुंदरता के लिए मशहूर हैं। लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि क्या ये पहचान हमेशा सही होती है। वो मानते हैं कि ये पहचान अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बनाई जाती है। लोग अपने देश को सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन ये सोच उन्हें दूसरों को समझने से रोकती है। इस चैप्टर में नीत्शे राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि लोग अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि वो दूसरों को नीचा देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कहता है कि उसका देश सबसे मजबूत है, तो वो बाकी देशों को कमजोर समझता है। नीत्शे के लिए ये सोच खतरनाक है। वो मानते हैं कि राष्ट्रीयता हमें एक दूसरे से जोड़ने के बजाय अलग करती है। वो चाहते हैं कि हम अपने देश से प्यार करें, लेकिन दूसरों का भी सम्मान करें। नीत्शे यहाँ यूरोप के भविष्य की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि उनके समय में यूरोप के देश एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन वो मानते हैं कि भविष्य में यूरोप एक हो सकता है। वो एक ऐसे यूरोप की कल्पना करते हैं जहां लोग अपनी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर एक नई पहचान बनाएं। ये नई पहचान अलग अलग संस्कृतियों की अच्छी बातों को मिलाकर बनेगी। नीत्शे के लिए ये एक बड़ा और साहसी विचार है। इस चैप्टर में नीत्शे जर्मन लोगों पर खास तौर पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि जर्मन लोग बहुत मेहनती और गंभीर हैं, लेकिन कई बार वो अपनी सोच में जकड़े रहते हैं। वो मानते हैं कि जर्मन लोग कला और सुंदरता को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी फ्रांसीसी लोग देते हैं।
नीचे चाहते हैं कि जर्मन लोग अपनी सोच को और खुला करें। वो मानते हैं कि हर देश को एक दूसरे से सीखना चाहिए। नीचे इस हिस्से में कल्चर यानी संस्कृति की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर देश की संस्कृति उसकी ताकत है, लेकिन ये उसकी कमजोरी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई देश अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा मानता है तो वो दूसरी संस्कृतियों को समझने की कोशिश नहीं करता। नीचे के लिए असली ताकत तब आती है जब हम अपनी संस्कृति को दूसरों के साथ मिलाते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को खुली सोच से देखें। इस चैप्टर में नीचे वॉर यानी युद्ध पर भी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना अक्सर युद्ध को जन्म देती है। लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं और दूसरों को दुश्मन मानते हैं, लेकिन नीचे मानते हैं कि युद्ध से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को समझना। वो चाहते हैं कि लोग युद्ध के बजाय विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान में विश्वास करें। उनके लिए असली जीत तब होती है जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नीचे यहां फ्री स्पिरिट की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि फ्री स्पिरिट राष्ट्रीयता के बंधनों से आजाद होता है। वो अपने देश को प्यार करता है, लेकिन वो उसे आंख बंद करके सबसे अच्छा नहीं मानता। उदाहरण के लिए, अगर कोई फ्री स्पिरिट अपने देश की गलती देखता है तो वो उसे स्वीकार करता है। नीचे मानते हैं कि ऐसे लोग ही भविष्य की नई दुनिया बनाएंगे। वो चाहते हैं कि हम फ्री स्पिरिट की तरह सोचें। इस चैप्टर में नीचे संगीत और कला की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर देश की कला उसकी आत्मा को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, वो जर्मन संगीतकार वैगनर की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि जर्मन संगीत में और खुलापन आना चाहिए। नीचे मानते हैं कि कला देशों को जोड़ सकती है। वो चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की कला को समझें और उससे सीखें। नीचे इस हिस्से में इंसानी स्वभाव पर भी विचार करते हैं। वो कहते हैं कि लोग अपने देश से इतना प्यार करते हैं क्योंकि ये उन्हें एक पहचान देता है, लेकिन कई बार ये पहचान हमें सीमित कर देती है। वो मानते हैं कि हमें अपनी पहचान को और बड़ा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमें सिर्फ अपने देश का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का हिस्सा मानना चाहिए। नीचे के लिए ये सोच हमें आजाद करती है। आखिर में नीचे इस चैप्टर को एक उम्मीद के साथ खत्म करते हैं। वो मानते हैं कि राष्ट्रीयता और मातृभूमि की भावनाएं इंसान के लिए जरूरी हैं, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठना होगा। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां लोग अपनी संस्कृति और देश को प्यार करें, लेकिन एक दूसरे का भी सम्मान करें। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं, हमें पूरी दुनिया को अपनी मातृभूमि मानना चाहिए। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का 9वां चैप्टर व्हाट इज नोबल नीचे की सोच का सबसे गहरा और प्रेरणादायक हिस्सा है। यहां वो नोबिलिटी यानी उच्चता की बात करते हैं। उनके लिए उच्च इंसान वो है जो अपनी ताकत, आजादी और अनोखी सोच से दुनिया को नया रास्ता दिखाता है। नीचे इस चैप्टर में बताते हैं कि असली उच्चता क्या है और ये आम लोगों की सोच से कैसे अलग है। वो हमें एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिखाते हैं जो समाज के नियमों से ऊपर उठता है। नीचे कहते हैं कि उच्चता का मतलब सिर्फ ऊंचा पद या पैसा नहीं। समाज अक्सर ताकतवर या अमीर लोगों को उच्च मानता है, लेकिन नीचे इससे सहमत नहीं। उनके लिए उच्च इंसान वो है जो अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने डर को जीतकर अपनी राह बनाता है तो वो उच्च है। नीचे मानते हैं कि उच्चता इंसान के जुनून और हिम्मत में छुपी है। इस चैप्टर में नीचे पावर यानी ताकत की बात करते हैं, लेकिन उनकी ताकत का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं। वो कहते हैं कि असली ताकत अपने आप को समझने और नियंत्रित करने में है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है तो वो ताकतवर है। नीचे के लिए उच्च इंसान वो है जो अपनी ताकत को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करता है। वो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। नीचे यहां फ्री स्पिरिट और उच्च इंसान की तुलना करते हैं।
वो कहते हैं कि फ्री स्पिरिट आज़ाद सोच रखता है, लेकिन उच्च इंसान उससे भी आगे जाता है। वो न सिर्फ आज़ाद सोचता है बल्कि अपनी सोच को हकीकत में बदलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई फ्री स्पिरिट समाज के नियमों पर सवाल उठाता है तो उच्च इंसान नई व्यवस्था बनाता है। नीचे मानते हैं कि उच्च इंसान भविष्य का रास्ता बनाता है। इस चैप्टर में नीचे मोरालिटी यानी नैतिकता पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज की नैतिकता अक्सर उच्च इंसान को समझ नहीं पाती। समाज सिखाता है कि नम्रता और दया अच्छे हैं, लेकिन उच्च इंसान इन नियमों से बंधता नहीं। वो अपनी नैतिकता खुद बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर समाज कहता है कि गर्व करना गलत है, तो उच्च इंसान अपने गर्व को अपनी ताकत मानता है। नीचे के लिए उच्चता का मतलब अपनी सच्चाई को जीना है। नीचे इस हिस्से में सफरिंग यानी दुख की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि उच्च इंसान दुख से डरता नहीं। वो दुख को एक मौका मानता है जो उसे मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मुश्किल समय में हार नहीं मानता और आगे बढ़ता है तो वो उच्च है। नीचे मानते हैं कि दुख उच्च इंसान की ताकत को निखारता है। वो चाहते हैं कि हम दुख को स्वीकार करें और उससे सीखें। इस चैप्टर में नीचे समाज और उच्च इंसान के रिश्ते पर भी विचार करते हैं। वो कहते हैं कि समाज अक्सर उच्च इंसान को गलत समझता है। लोग उसकी अलग सोच से डरते हैं क्योंकि वो उनके नियमों को तोड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नई सोच लेकर आता है तो लोग उसे पागल कह सकते हैं, लेकिन नीचे मानते हैं कि उच्च इंसान को इस डर से फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी राह पर चलता है। नीचे यहां क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि उच्च इंसान रचनात्मक होता है। वो नई चीजें बनाता है, चाहे वो कला हो, विचार हो या नई जिंदगी का तरीका। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जो अपनी अनोखी कला से दुनिया को नया नजरिया देता है, वो उच्च है। नीचे के लिए रचनात्मकता उच्चता का सबसे बड़ा लक्षण है। वो चाहते हैं कि हम अपनी रचनात्मकता को अपनाएं। इस चैप्टर में नीचे लोनलीनेस यानी अकेलेपन की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि उच्च इंसान अक्सर अकेला होता है। उसकी सोच उसे दूसरों से अलग करती है, लेकिन नीचे मानते हैं कि ये अकेलापन उसकी ताकत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी सोच के लिए अकेला पड़ जाता है तो वो अपने विचारों को और मजबूत करता है। नीचे के लिए उच्च इंसान का अकेलापन उसकी महानता का सबूत है। नीचे इस हिस्से में इंसानी स्वभाव पर भी विचार करते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान में उच्च बनने की ताकत होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं। लोग समाज के नियमों में फंस जाते हैं और अपनी ताकत को भूल जाते हैं। नीचे चाहते हैं कि हम अपने अंदर की उस चिंगारी को खोजें जो हमें उच्च बनाए। वो मानते हैं कि उच्चता हर इंसान का सपना हो सकता है। आखिर में नीचे इस चैप्टर को एक प्रेरणा के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि उच्च इंसान भविष्य का प्रतीक है। वो दुनिया को नया रास्ता दिखाता है। वो चाहते हैं कि हम सब अपने अंदर के उच्च इंसान को जगाएं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि उच्चता कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ताकत, हिम्मत और रचनात्मकता को अपनाए। बियॉन्ड गुड एंड इविल का आफ्टर सॉन्ग किताब का आखिरी हिस्सा है, जो एक काव्यात्मक और गहरे अर्थ वाला गीत है। नीचे इस हिस्से में अपनी दार्शनिक सोच को कविता के रूप में पेश करते हैं। ये गीत उनकी किताब के विचारों का निचोड़ है और एक तरह से उनकी आत्मा की आवाज है। आफ्टर सॉन्ग में वो सत्य, आजादी और इंसानी ताकत की खोज की बात करते हैं। यह हिस्सा किताब को एक इमोशनल और इंस्पिरेशनल अंत देता है। नीचे इस गीत को फ्रॉम हाई माउंटेन्स यानी ऊंचे पहाड़ों से कहते हैं। यह कविता एक अकेले यात्री की कहानी है जो ऊंचे पहाड़ों पर खड़ा है। वो दुनिया को ऊपर से देखता है और अपनी यात्रा के बारे में सोचता है।
नीचे इस यात्री के जरिए खुद को दर्शाते हैं। वो अपनी दार्शनिक यात्रा को एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह देखते हैं। इस चढ़ाई में वो अकेले हैं, लेकिन उन्हें इस अकेलेपन से ताकत मिलती है। कविता में नीचे सत्य की खोज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सत्य कोई आसान चीज नहीं, ये एक ऊंचा पहाड़ है जिस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यात्री को रास्ते में कई मुश्किलें मिलती हैं, जैसे डर, शक और थकान, लेकिन वो रुकता नहीं। नीचे मानते हैं कि सत्य की खोज में यही हिम्मत चाहिए। वो चाहते हैं कि हम भी इस यात्रा पर निकलें, भले ही रास्ता मुश्किल हो। इस गीत में नीचे लोनलीनेस यानी अकेलेपन की भी बात करते हैं। यात्री ऊंचे पहाड़ पर अकेला है, लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन नीचे के लिए यह अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये यात्री की ताकत है। वो अपने अकेलेपन में अपनी सोच को और गहरा करता है। नीचे मानते हैं कि जो लोग सत्य की खोज करते हैं उन्हें अक्सर अकेले चलना पड़ता है। वो हमें सिखाते हैं कि इस अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। नीचे इस कविता में फ्रीडम यानी आजादी की बात भी करते हैं। यात्री पहाड़ पर खड़ा होकर आजाद महसूस करता है। वो समाज के नियमों, धर्म और नैतिकता के बंधनों से मुक्त है। नीचे के लिए यह आजादी ही असली ताकत है। वो कहते हैं कि हमें अपनी सोच को आजाद करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर समाज हमें कुछ मानने के लिए कहता है तो हमें पूछना चाहिए कि क्या यह सही है। यात्री की तरह हमें भी अपनी राह बनानी चाहिए। इस गीत में नीचे ब्यूटी यानी सुंदरता की भी बात करते हैं। यात्री पहाड़ों की सुंदरता को देखता है। वो आसमान, बादल और चट्टानों में एक गहरी सुंदरता पाता है। नीचे मानते हैं कि सुंदरता सिर्फ बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि इंसान की सोच में भी होती है। वो चाहते हैं कि हम जिंदगी की सुंदरता को देखें। उनके लिए सत्य की खोज भी एक तरह की सुंदरता है। यह हमें जिंदगी को गहराई से जीना सिखाती है। नीचे इस कविता में स्ट्रगल यानी संघर्ष की बात भी करते हैं। यात्री का रास्ता आसान नहीं, उसे ठंड, तूफान और मुश्किल चट्टानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नीचे कहते हैं कि यही संघर्ष यात्री को मजबूत बनाता है। वो मानते हैं कि जिंदगी में संघर्ष के बिना हम कुछ नहीं सीखते। वो चाहते हैं कि हम अपने संघर्षों को एक मौका मानें। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई मुश्किल आती है तो हमें उससे भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। इस गीत में नीचे फ्री स्पिरिट की बात भी करते हैं। यात्री एक फ्री स्पिरिट है। वो किसी के नियमों से नहीं बनता। वो अपनी सोच और इच्छाओं को मानता है। नीचे मानते हैं कि फ्री स्पिरिट ही सत्य तक पहुंच सकता है। वो कहते हैं कि हमें भी अपनी सोच को आजाद करना चाहिए। हमें समाज, धर्म या दूसरों की बातों से डरना नहीं चाहिए। यात्री की तरह हमें भी अपने विचारों पर भरोसा करना चाहिए। नीचे इस कविता में होप यानी उम्मीद की बात भी करते हैं। यात्री पहाड़ पर खड़ा होकर भविष्य की सोचता है। उसे लगता है कि उसकी यात्रा दूसरों को भी प्रेरित करेगी। नीत्शे मानते हैं कि सत्य की खोज करने वाले लोग भविष्य के लिए रास्ता बनाते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी उम्मीद रखें। उनके लिए उम्मीद वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ाती है। वो कहते हैं कि हमें अपने सपनों को जीना चाहिए। इस गीत में नीत्शे इंसानी स्वभाव पर भी विचार करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान में ताकत और कमजोरी दोनों हैं। यात्री भी कभी कभी थक जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। नीत्शे मानते हैं कि हमारी कमजोरियां हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन हमारी ताकत हमें ऊपर उठाती है। वो चाहते हैं कि हम अपनी ताकत को पहचानें। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। आखिर में नीत्शे इस गीत को एक प्रेरणा के साथ खत्म करते हैं। वो यात्री को एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाते हैं जो सत्य, आजादी और ताकत का प्रतीक है। वो कहते हैं कि हमें भी यात्री की तरह बनना चाहिए। हमें ऊंचे पहाड़ों पर
चढ़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए। ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अकेलापन, संघर्ष और मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन यही हमें मजबूत बनाएंगी। फ्रीडरिश नीत्शे की बियॉन्ड गुड एंड ईविल एक ऐसी किताब है जो हमें सोचने और सवाल उठाने की ताकत देती है। इस किताब में नीत्शे ने सत्य, नैतिकता, धर्म और इंसानी ताकत को नए नजरिए से देखा। उन्होंने हमें बताया कि सत्य तक पहुंचने के लिए पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी होगी। उनकी हर बात हमें अपनी जिंदगी पर गहराई से विचार करने को मजबूर करती है। नीत्शे हमें फ्री स्पिरिट बनने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि हमें समाज के नियमों से आजाद होकर अपनी सच्चाई खोजनी चाहिए। दार्शनिकों की कमजोरियों से लेकर उदात्त इंसान की महानता तक हर चैप्टर हमें नया रास्ता दिखाता है। आफ्टर सॉन्ग की कविता में वो एक यात्री की तरह हमें ऊंचे लक्ष्यों की ओर बढ़ने को कहते हैं। उनकी सोच हमें हिम्मत देती है कि हम मुश्किलों से न डरें। आज के समय में नीत्शे की बातें बहुत मायने रखती हैं। हमारा समाज अक्सर हमें बिना सोचे नियम मानने को कहता है, लेकिन नीत्शे हमें सिखाते हैं कि हमें हर चीज को अपने दिमाग से परखना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अपनी ताकत और रचनात्मकता को अपनाएं। उनकी किताब हमें बताती है कि असली जिंदगी वही है जो हम अपनी शर्तों पर जिए। नीत्शे का संदेश है कि हमें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना होगा। वो हमें उदात्त इंसान बनने की चुनौती देते हैं, जो न सिर्फ खुद को मजबूत बनाए बल्कि दुनिया को भी प्रेरित करे। बियॉन्ड गुड एंड ईविल हमें सिखाती है कि सत्य की खोज एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें हिम्मत और आजादी के साथ आगे बढ़ना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही और भी डीप और पावरफुल फिलोसॉफिकल बुक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया और आप किस किताब पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस थॉट प्रोवोकिंग जर्नी को यहीं एंड करते हैं। याद रखिए, दुनिया को समझने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना, और इसी अंडरस्टैंडिंग की ओर नीत्शे ने हमें एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ।